हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी भाटिया आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड, उसमें एक और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक यानी फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब फिजिकली एक्सेप्शनल चिल्ड्रन तो हमने पढ़ लिया था कि शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों या विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को कितनी श्रेणी में वर्गित किया जा सकता है, मतलब कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप बिना पढ़े आप लिख सकें। आइए चलते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे पूर्णतः या आंशिक रूप से अंधे यानी ब्लाइंड और पार्शियली ब्लाइंड। अंधेपन को एक अभिशाप माना गया है। मानव देखकर काफ़ी हद तक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ बालक जन्म से अंधे होते हैं तथा कुछ जन्म के पश्चात चोट, दुर्घटना, गलत दवाई के प्रयोग आदि के कारण अंधे हो जाते हैं। इनके लिए सारा संसार अंधकारमय होता है। सामान्य बालक किसी वस्तु में 200 फीट की दूरी से देख सकता है, लेकिन दृष्टिबाधित बालक उसे केवल 20 फीट की दूरी तक देख सकता है। ठीक है। आंशिक रूप से प्रभावित बालक मोटे या बड़े छापे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो अंधे बालक होते हैं उनके लिए स्पेशल बुक जो काले रंग के अक्षरों से प्रिंट की जाती है, काली स्याही से प्रिंट की जाती है और इसके जो अक्षर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, 18 to 24 पॉइंट तक के होते हैं। ठीक है। और जो टीचर है उनको कैसे लिखना चाहिए ब्लैक बोर्ड पर ताकि इनको दिखाई दे। सफ़ेद के अलावा रंग बिरंगे चौकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनको आसानी से दिख सके, दिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इनकी देखने की क्षमता 2/20 तक होती है। यह ऐनक लगाकर अपना कार्य करते हैं। जैसे कि बताया था, आजकल सभी लोग जो है लैपटॉप, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो ऐनक लगाकर काम करते हैं जिससे दृष्टि जो है बाधित ना हो। दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टियों को स्नेलन चार्ट द्वारा मापा जा सकता है। स्नेलन, ठीक है, कौन सा चार्ट? स्नेलन चार्ट। ये सीटेट में आ सकता है तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। जो बालक गंभीर रूप से दृष्टिबाधित होते हैं उन्हें ऐनक लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता। वह प्राय अंधेपन से प्रभावित रहते हैं और कुछ भी देख पाने में असमर्थ होते हैं। उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता। उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको ब्रेल लिपि या बोलने वाली किताब से पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि किसने इन्वेंट की है? ये आपको ईवीएस ने कराया था, लुईस ब्रेल ने। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पूर्णता और आंशिक रूप से अंधे। बीएड के क्वेश्चन जो क्योंकि 16 मार्क्स के आते हैं उनमें ये पॉइंट आपको याद रखने ज़रूरी है। उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि आंशिक रूप से अंधे जो बालक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और वो जन्मजात से होते हैं या फिर किसी कारण से हो जाते हैं और उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है। और किस प्रकार से उनमें सामान्य बालक से उनको अलग रखा जाता है, क्यों अलग रखा जाता है और क्यों अलग होते हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। यदि आप एक बार भी रीड लगा लेंगे या फिर एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लिख सकते हैं आराम से कि इनमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है। फिर वाणी दोष, एक वाणी दोष यानी स्पीच इम्पेयर्ड। स्कूलों में इस प्रकार के बालकों की संख्या काफ़ी होती है जो अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते।
सही बात है। कई बार हम अपनी कक्षा में भी देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं हिचकते हैं कुछ टीचर को कहने में या फिर कुछ पूछने में। यदि उनको नहीं समझ आता तो वो अपने तक ही रखते हैं, ताकि सामने वाला जो है वो हमें ये ना समझ ले कि ये तो मूर्ख है। कई टीचर बोल भी देते हैं तू तो मूर्ख है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए टीचरों को। फिर इसका अभिप्राय यह है कि उनके बोलने के ढंग में काफ़ी जो है कमी होती है। ऐसे बालक रुक रुक कर बोलते हैं, स्टैमर करते हैं, हकलाते हैं, 2 या 3 शब्दों के बीच बोलकर सामान्य से अधिक समय लेते हैं। कई बार वे बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, अर्थात अटक जाते हैं। ऐसे बालकों की समस्या का समाधान करना आवश्यक होता है। मुख्य वाणी दोष इस प्रकार हैं: उच्चारण दोष, वाणी का प्रभाव, हकलाना, आवाज़ की समस्या। देखो उन्होंने थोड़ा सा बताकर फिर उन्होंने दोष बता दिए। हकलाना, आवाज़ की समस्या, कई लोग ऊंचा नहीं बोल पाते, धीरे ही बोलते हैं। अंगीय वाणी दोष, ठीक है, ऑर्गेनिक स्पीच डिफेक्ट होते हैं कईयों में, हकलाते हैं। उच्चारण दोष होता है, कई स को श बोलते हैं, ड को र बोलते हैं। बंगालियों में अक्सर देखा जाता है ड को र बोलते हैं, ठीक है। पूरी पूरी बोलते हैं वो, ठीक है। काफ़ी बालकों में वाणी दोष पाया जाता है। प्रायः 100 बालकों से पीछे 3 बालक, 100 बालकों के पीछे, ध्यान से सुनिएगा, 100 बालकों के पीछे 3 बालक वाणी दोषों से ग्रस्त होते हैं। माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनको रीडिंग स्किल्स सिखाई जानी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स। तभी तो आजकल जो है एग्ज़ाम के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी हो गया कि लिसनिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स भी उनकी अच्छी हो बच्चों की, ठीक है। श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयर्ड, जो बालक दूसरों की आवाज़ को सही ढंग से नहीं सुन पाते, उन्हें श्रवण बाधित बालक कहा जाता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनको ऊंचा सुनाई देता है या वे किसी श्रवण यंत्र के सहायता से सुन सकते हैं। वह श्रवण बाधित जन्म से या जन्म के पश्चात चोट, दुर्घटना, बीमारी आदि के कारण हो सकते हैं या किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो सकते हैं। इनको जीवन में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जो बालक बिल्कुल नहीं सुन सकते उनको बहरा कहा जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जो बालक बिल्कुल नहीं सुन सकते उनको बहरा कहा जाता है। लेकिन कुछ बालक ऊंची आवाज़ को श्रवण यंत्र की सहायता से सुन लेते हैं, वे बालक बहरे बालकों की श्रेणी में नहीं आते। पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है तथा इनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापक को नियुक्त करना पड़ता है। आंशिक रूप से बहरे बालकों को श्रवण यंत्र का प्रयोग करके सामान्य बालकों के साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यंत्र का प्रयोग करके सामान्य बालकों के साथ आसानी से पढ़ाया जा सकता है। फिर आता है 4th, शारीरिक दोष। शारीरिक दोष यानी फिजिकली हैंडीकैप। विद्यालयों में जाने वाले बालकों में काफ़ी संख्या ऐसे बालकों की होती है जो स्वयं विद्यालय नहीं जा सकते। विद्यालय जाने में उनको बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब शारीरिक दोषों को भी इन्होंने 2 पार्टों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। जैसे एक है अपंगता यानी इम्पेयरमेंट और एक है विशेष अपंगता, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। एक है शारीरिक दोष को, जो 4th वाला पार्ट है इसका शारीरिक दोष, उसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक अपंगता और दूसरा है विशेष अपंगता, स्पेशल इम्पेयरमेंट। तो अपंगता क्या है? इस प्रकार की अपंगता वाले बालकों को हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब अपंगता को भी 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है, एक कम अपंगता और दूसरी है गंभीर अपंगता। कम अपंगता क्या है? इस श्रेणी में वे बालक आते हैं जिनको अपनी अपंगता के कारण किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा उनकी दिनचर्या जो होती है वो अपंगता के कारण प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। फिर है गंभीर अपंगता। गंभीर अपंगता क्या है? गंभीर अपंगता है
प्रभावित बालक को अपने आने जाने के लिए किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तथा उसकी दिनचर्या में इससे व्यवधान पड़ता है। ठीक है, मतलब इफ़ेक्ट होता है उसकी दिनचर्या में, किसी को कहीं जाना पड़ जा सकता है, ठीक है, तो उसको नहीं लेके जा सकता कोई, ठीक है, एक स्पेशल कोई चाहिए उसको बाहर ले जाने के लिए, आने के लिए, ठीक है। फिर है विशेष अपंगता क्या है, स्पेशल इम्पेयरमेंट क्या है। विशेष अपंगता बहुत तरह की हैं, जैसे कोई डिजीज़, जुड़े पैर, क्लब फुट कहते हैं जिसको, और मांसपेशियाँ ढांचा समस्या यानी मस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम, बीमारियां, दुर्घटना के कारण अपंगता, इम्पेयरमेंट ड्यू टू डिजीज़ और एक्सीडेंट, अंग भंग यानी लिम्ब मालफॉर्मेशन, कोई अंग जो है जैसे हाथ नहीं है या पैर नहीं है, ठीक है। दिमागी अपंगता, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, मस्तिष्क लकवा, कैरिब्रल पाल्सी, ठीक है। ये सब चीज़ विशेष अपंगता में आती है, स्पेशल इम्पेयरमेंट में आती है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही, फिर आगे बात करेंगे बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है, संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस ज़रूर देखें और आई होप इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।